الله يو يا الله. I think Iran understands that, and they're not going to take their foot off the throat of the West. They now basically, if the West is going to destroy Iran, Iran will destroy the global economy that the West depends on. It will, it won't be universal. Russia's going to do fine out of this. China will actually do pretty good. But there'll be a number of other countries that are going to suffer greatly. And Iran's just basically going to get the message. If you align yourself with the United States and Israel, you're going to suffer as well. Morning sometime, their time, we were expected to blow up their largest electric generating plants that cost over $10 billion to build. It's a very good one. There was no dearth of money. And one shot, it's gone. It collapses. Why would they want that? So they called. I didn't call. They called. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे ट्रंप ने लंबी चौड़ी धमकी दी थी, 48 घंटे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो मैं तुम्हारी फैसिलिटीज को बॉम्बार्ड कर दूंगा, ये वो। उसके बाद ट्रंप आता है और अपनी पोस्ट डाल देता है एकदम से, जिससे फ्यूल प्राइसेस भी गिर जाते हैं, स्टॉक मार्केट्स भी रिकवर कर जाते हैं। वो कहता है कि मैंने 5 दिन का समय दिया है, 5 दिन तक हम पोस्टपोन करते हैं स्ट्राइक्स। मतलब क्या हो रहा है? पूरी दुनिया के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है, ठीक है। और ये जो बुड्ढा है एकदम ही हैज लॉस्ट हिज माइंड, आके कहता है कि ईरान से तो बातचीत चल रही है हमारी। ईरान ने तुरंत आके बोला कि नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उन्होंने आके बताया कि भाई ये बस मैनिपुलेट करने की कोशिश है मार्केट्स को, जो कि असलियत भी है। ये बंदा इतना बड़ा इडियट है, इतना ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, कोई लीडर वाली बात तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। पूरी दुनिया को एक तो खतरे में डाल दिया है, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमी को इतने ज्यादा खतरे में डाल दिया है, ठीक है। एंड उसके बाद ही इज बिजी डूइंग इनसाइडर ट्रेडिंग। हाँ, इसने यही किया। इस सब टाइप की गंवार टाइप जाहिल टाइप स्टेटमेंट दे देता है, 48 घंटे देता हूं नहीं तो ये वो, ठीक है। फिर आके ऐसा पोस्ट कर देता है जिससे एकदम मार्केट्स हिल जाते। देखो, ये है रियलिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके अलावा क्या बोल रहा है वो कि भाई we can just keep on bombing Iran. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. ईरान ने आके क्लियरली बोल दिया हमारी अमेरिका से कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। क्लियरली, मतलब कितने सारे तरीकों से। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने आके बोल दिया, उनकी मिनिस्ट्री से बयान आ गया पूरा। वहां पे जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उनका भी बयान आ गया कि नहीं हमारे इससे कोई बात नहीं चल रही, हमारे तरफ से अमेरिका के साथ कोई भी डायरेक्ट बात नहीं चल रही। इतना बड़ा झूठ आके आदमी बोल रहा है। ये ड्रॉप साइड न्यूज भी बता रहा है कि कोई भी नई डेवलपमेंट नहीं हुई है, कोई भी बातचीत नहीं हुई है। ये जरूर है कि अमेरिका थ्रू थर्ड कंट्रीज मैसेजेस भिजवा रहा है, पर ईरान ने जो अपनी पोजीशन है वही रिटरेट कर रहा है कि भाई ऐसा ही मेरे को एक्सेप्टेबल है, ये पर्टिकुलर कंडीशंस हैं, उसके अलावा कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो क्या है कंडीशंस? सबसे पहले तो बता रहे हैं कि भाई अगर वॉर एंड करना है तो साइमल्टेनियस सीज फायर होना चाहिए ईरान में, लेबनान में, इराक में। अब आप जाके इजराइल को बोलो कि भाई तुम्हारा ये जो ग्रेटर इजराइल का सपना है ना, इसको अभी के लिए तो खत्म करो। लेबनान में जितनी भी हॉस्टिलिटीज हो रही हैं, जो वॉर चल रहा है, ग्राउंड इन्वेजन तुमने चालू कर दी है बेवकूफ हो, उसको बंद करो। और सबसे बड़ा झटका दिया है उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के बारे में। उनका ये कहना है कि ईरान एक नई डॉक्ट्रिन बनाएगा एंड इसमें जितनी भी एनरिचमेंट एक्टिविटीज होंगी, जो भी लेवल्स डिसाइड होंगे कि आप कितना एनरिच कर सकते हो, वो या तो इंडिपेंडेंटली करेगा या इन कोऑपरेशन विद चाइना एंड रशिया। लो, इससे क्या सीख मिली तुमको अमेरिकन एंड इजरायलीज? पहले जो इतनी अच्छी डील मिल रही थी, जब ईरान कह रहा था मैं ना न्यूक्लियर बॉम्ब बनाऊंगा, जो हमारे पास एनरिच्ड रखा हुआ है यूरेनियम वो भी हम एक थर्ड पार्टी को दे देंगे, किसी दूसरे देश को दे देंगे, ठीक है, उसको फ्यूल बना लेंगे। अब वो सब गया भाड़ में। अब तो यूनाइटेड स्टेट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रहेगा। वो अपनी नई डॉक्ट्रिन बनाएंगे जिसको मॉनिटर करेगा रशिया और चाइना। साथ में ईरान ने ये भी बोला है कि हमारे ऊपर जितने भी सैंक्शंस लगे हुए हैं वो सब आप हटाइए। ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसके बारे में तो कोई बातचीत ही नहीं होगी, क्योंकि वही एक डेटरेंट है हमारे पास। एंड हमने भी आपको बताया था, ड्रॉप साइट के सोर्सेज से ही बताया था कि भाई ये जो इनका स्टीव विटकॉफ है, ज़ायनिस्ट, जो ये झूठी मोटी नेगोशिएशंस कर रहा था ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल कहना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो कहीं था ही नहीं उसमें। वो लगातार मैसेज भेज रहा है अराची को, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है, कि भाई बात कर लो, किसी तरह से वॉर खत्म करते हैं, एंड दे आर बेसिकली इग्नोरिंग देम। ये हालत है अमेरिका की आज के डेट में।
और ट्रम्प की तो इतनी बेइज्जती हो गई कि जो IRGC के स्पोक्स पर्सन है वो आके बोलते हैं, सुना दो एडिटर। Hey Trump, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Anbiya. और IRGC ने लेबल कर दिया ट्रम्प को डिसीटफुल अमेरिकन प्रेसिडेंट। आपको ऐसा बताने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि ट्रम्प के मजे लेने हैं, वो तो लेने ही थे, पर असली मकसद ये था कि रियलिटी ये है कि कोई बातचीत ही नहीं चल रही है, कोई बातचीत नहीं चल रही दोनों साइड्स में डायरेक्टली, ठीक है। एंड ये जो बोल रहा है कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई नेगोशिएशन नहीं चल रहा। ट्रम्प के बयान सुनो, अभी सुनो ये। We've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Not much talk. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the Son. Are these direct? Nobody. We have not heard from the Son. Every once in a while, you'll see a statement made, but we haven't. We don't know if he's living. But the people that seem to be running it, and they seem that based on really fact, because things they've said have taken place. Mr. President, Again, Mr. President, I know you've deployed. because I don't want them to be killed. वो ये कह रहा है कि अगर मैं बताऊंगा कि मैं किससे नेगोशिएट कर रहा हूं तो वो मर जाएगा, उसको मार देगा। कौन मारेगा उसको? हैं? Who will kill him? इजरायलीज मार देंगे उसको, क्योंकि इजरायली चाहते हैं कि नेगोशिएशन हो ही ना। इसी वजह से उन्होंने अली लारेजानी को भी मारा, ठीक है। इसी वजह से उन्होंने नसरल्ला को भी मारा ऑफ हिजबुल्लाह। ट्रैप सेटअप करके पूरा कि भाई एक पीस डील नेगोशिएट हो रही है, सीज फायर नेगोशिएट हो रहा है, तो वो अपने काफ़ी जो टॉप एड्स थे उनके साथ मिल रहे थे, एंड इनको पता चल गया दैट वो इस पर्टिकुलर बंकर में बंकर बस्टर बॉम्ब्स यूज करके उनको मार दिया। ट्रंप बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, वो उसे बड़बड़ा रहा है, सिर्फ बड़बड़ा रहा है। एंड बहुत दुख की बात है कि ये धरती का बोझ नेतन्याहू आज के डेट में भी जिंदा है। उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि एंटायर यूएस आर्मी, दी बिगेस्ट मोस्ट पावरफुल आर्मी, हैज़ बिन हैंडेड ओवर टू हिम। उसके हाथों कर दी है पूरी यूएस की आर्मी। एंड ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात डैनियल डेविस जो कि रिटायर्ड हैं अमेरिकन आर्मी से, वो खुद बता रहे हैं। No, this is about one nation and really one person. And the United States Armed Forces have been handed over to the person of Benjamin Netanyahu. तो भाई यही है सैड रियलिटी, चाहे जितनी भी शॉकिंग हो। अब देखो, बेवकूफ़ी यहाँ पे नहीं ख़त्म होती, बेवकूफ़ी तो यहाँ चालू होती है। ईरान की एनर्जी फैसिलिटीज़ को हिट किया गया है इस्फहान में एंड खोरम शहर में। एंड ये बताया जा रहा है कि ये दिन के टाइम में ही मंडे को ही अटैक हुआ था। अब ये क्लियर नहीं है कि ये अटैक कब हुआ था, ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद हुआ था या उससे पहले हुआ था। देखो, ट्रंप जितना भी ये सब कर रहा है ना, सिर्फ मार्केट्स को कंट्रोल करने के लिए कर रहा है। देयर इज़ नो नेगोशिएशन गोइंग ऑन। तो अब ईरान ने क्या किया? ऐसा हो सकता है कि कुवैत से लॉन्च किया गया हो वो अटैक, तो उन्होंने जाके कुवैत की जो ट्रांसमिशन लाइंस है उनको अटैक कर दिया। क्योंकि देखो, ईरानियंस बहुत ही क्लेवर हैं इस मामले में, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एंड एट द सेम टाइम रिस्ट्रेनिंग भी है कि आप जैसा अटैक करोगे हम वैसा ही अटैक आपके ऊपर करेंगे। अब अमेरिका देखो जो भी बोलता रहा है, असलियत तो ये है कि ईरानियंस के पास हो सकता है एक टेक्निक हो इनके फाइटर जेट्स को शूट डाउन करने की, खास तौर पे इनके जो F-35 जेट्स हैं जिनको स्टेल्थ कहा जाता है, उनको भी शूट डाउन करने की। ये लोग इंस्टेड ऑफ यूजिंग द स्टैंडर्ड रेडार, ये लोग यूज करते हैं हीट सिग्नल्स। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे हीट सेंसर्स डेवलप कर लिए हैं जिसके थ्रू इन पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को वो ट्रैक कर पाते हैं। असलियत ये है कि रिपोर्टेडली इनके कितने सारे रेडार सिस्टम्स जो कतर के अंदर थे, यूएई के अंदर थे, कुवैत के अंदर थे, इराक के अंदर थे, ठीक है, जॉर्डन के अंदर थे, बहरीन के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, ये सारे रेडार सिस्टम्स वर्थ ऑलमोस्ट $3 बिलियन इनको तबाह कर चुका है ईरान। एंड ये जितने भी बेसिस में लोकेटेड थे, अब वो बेसिस किस काम के? बैरक्स ही रह गए होंगे वहां पे सिर्फ, क्योंकि ईरान बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि जाके सोल्जर्स को मारे। इट डजंट हेल्प देम, पर स्ट्रेटेजिकली हरा दे, स्ट्रेटेजिकली उन बेसिस को एकदम तबाह कर दे, वो उनके ज़्यादा इंटरेस्ट में। अब देखो, सदर्न लेबनान में जितनी तबाही मच रही है आज के डेट में, मेरे ख्याल से इस वॉर में सबसे ज़्यादा तबाही वहीं मच रही होगी, क्योंकि इजरायलीज़ को लगता है हाँ यहाँ पे वॉर चालू है, हमको तो ग्रेटर इजराइल बनाना है। ऐसे पागल हैं यार ये लोग, ऐसे पागल हैं। खुद का देश तबाह हो रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं, ठीक है, पर सदर्न लेबनान तबाह करना है, ठीक है, उसको इन्वेड करना है। स्मोट्रिच ने भी आके बयान दे दिया कि जो अब नई बॉर्डर होनी चाहिए, वो जो लितानी रिवर है जहाँ की ब्रिजेस भी ये लोग ब्लो अप कर चुके हैं, वो होनी चाहिए। अब देखो, फुल फ्लेजेड ग्राउंड इन्वेजन अभी चालू नहीं हुआ है, बट जहाँ पर भी इजरायली सोल्जर्स गैदर हो रहे होंगे, थोड़े और ट्रूप्स बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही होगी, उसको बम से उड़ा दिया हिजबुल्लाह ने। तो
गैदर करो अपने 4.5 लाख रिजर्विस्ट जो आपने बुलाए हैं, उसमें जितने भी आ जाए उनको गैदर करो। हिजबुल्लाह ये कह रहा है गैदर करो, हमारे पास पूरी सर्वेलेंस है, ठीक है, ईरान से, चाइना से, रशिया से। ये नॉर्मल हिजबुल्लाह नहीं है। एक तो हमने अपने पास पूरे वेपन्स इकट्ठे कर लिए हैं जब आपको लगा कि हम तो सो गए हैं, ख़त्म हो चुके हैं, एंड हमारे पास पूरी सर्वेलेंस है। जहाँ पे भी आप ट्रूप्स इकट्ठे कर रहे होगे, एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन हमारे पास आ जाएगी, हम वहीं पर आपको तबाह कर देंगे। सबसे सैड बात बताऊँ क्या है, ये जो लेबनान देश है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हिजबुल्लाह ही लड़ाई कर रहा है। इजरायलीज ने इतनी बॉम्बार्डमेंट कर दी लेबनान के अंदर, एंड अभी तक लेबनान हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड वॉर। इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हैं ये लोग, इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड। यूएस की बात करें तो वहाँ पे इतने ज़्यादा मोरल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अब इनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर था, ठीक है, जिसमें बताया जा रहा है कि लॉन्ड्री में फायर लग गई थी। अब 2 ऑप्शंस हैं, या तो एक्चुअली बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन से बहुत भारी हिट हो गया हो, इसीलिए वो डीकमीशन ही हो गया। फॉर द टाइम बीइंग 14 महीने तो लगेंगे उसको ठीक ठाक करने में। अगर मिसाइल हिट नहीं हुई है, दूसरा ऑप्शन क्या है, सैबोटाज। कि लोगों ने कहा, जो वहाँ पे लोग थे ऑन बोर्ड द एयरक्राफ्ट कैरियर, उन्होंने कहा नहीं भाई, हम नहीं जाएंगे यहाँ पे ये सब लड़ाई वड़ाई करने। हमारी तो वैसे भी 6 महीने की डिप्लॉयमेंट थी, ठीक है, पहले वेनेजुएला के पास हम डिप्लॉयड थे, अब तुमने हमको यहाँ पे भेज दिया नेतन्याहू का वॉर लड़ने। हम लोग इसराइल के लिए नहीं मरेंगे। इसीलिए उनका जो डिफेंस मिनिस्टर भी है, वॉर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, जो भी कह लो, वहाँ का अर्नब गोस्वामी टीवी प्रेजेंटर होता था, वो एंकर होता था, अब डिफेंस मिनिस्टर बन गया है वो। ऐसा मजाक देश है अमेरिका, इसीलिए वो आके बहुत सारी कोशिश कर रहा है कि नहीं, मोराल सब सोल्जर्स का बहुत बढ़िया है, ये है। अब एक बात आ रही है ये कि सऊदी अरेबिया वो क्या करेगा, बिकॉज देखो ये जो जीसीसी कंट्रीज हैं, इनके ऊपर कंटिन्यूसली अटैक हो रहे हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत मिसाइल्स, थोड़े बहुत ड्रोन्स, यही रिक्वायर्ड है ईरान के तरफ से इनकी इकोनॉमीज को तबाह करने के लिए। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद ही है। तो भाई ये बात हो रही है, क्या सऊदी अरेबिया जागेगा, क्या वो अटैक करेंगे ईरान को? अगर वो इन्वॉल्व होते हैं फुल फ्लेजेड इस पर्टिकुलर वॉर में, तो हुथीज उनको अटैक कर देंगे। सऊदी अरेबिया की आर्मी, आपको क्या लगता है ये अरब लोग जाके मरेंगे किसी भी पर्पस के लिए? तो हुथीज इन्वॉल्व हो जाएंगे फुल फ्लेजेड वॉर के अंदर, एंड इससे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, सिर्फ अरब कंट्रीज के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। वो लोग ब्लॉक कर सकते हैं ये रेड सी का शिपिंग रूट। तो भाई सऊदी अरेबिया, आप जो अभी इतने सारा ऑयल निकाल पा रहे हो, ठीक है, या यहाँ से खाना वाना एक्चुअली इंपोर्ट कर पा रहे हो थ्रू दिस रूट, वो भी बंद हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमी की तो हालत भी मत पूछो क्या होगी। देखो, ईरान इज फर्मली इन कंट्रोल, वो फुल फ्लेजेड कंट्रोल में है इस वॉर के, वो एस्केलेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ये आपको इंडियन मीडिया पे, इंडियन इन्फ्लुएंसर्स, मैंने सुने उनके कमेंट्स, इतनी बेतुकी बात है, एंड कुछ तो हम अपने केरेटेड रिएक्ट्स पे भी कवर किए हैं, एक आध और करेंगे। वो बता रहे हैं कि भाई ईरान एस्केलेट कर रहा है मामला। ईरान एस्केलेट ही नहीं कर रहा, एस्केलेट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल, बट वो कहीं भी एस्केलेशन लैडर में उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही। इससे उन्हें लगता है और एस्केलेट करो, और एस्केलेट करो। इनफैक्ट देश तो ईरान को कॉल अप कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ डील कर लो। ये जो ट्रम्प कह रहे हैं ना, दे वांट टू मेक अ डील, दे वांट टू मेक अ डील, असली बात तो ये है कि देश के लोग जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंडेंट है, इंक्लूडिंग साउथ कोरिया, ये लोग ईरान को कॉल कर रहे हैं कि भाई एक डील कर लो, क्या चाहते हो? क्योंकि अगर आप नहीं अलाउ करोगे वहां से निकालना ऑयल गैस, तो भाई हमारी तो इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। साउथ कोरिया इज अ डेवलप्ड कंट्री एंड अ वेरी वेल टू डू कंट्री। वहाँ की जो करेंसी है, इट हैज़, मतलब इतने निचले स्तर पे गिर गई है, 17 साल में इतनी बुरी मार नहीं खाई उनकी करेंसी ने। और इंडियन करेंसी का भी कुछ ऐसा ही हाल है, ठीक है, एट इट्स लोएस्ट पॉइंट एवर कंपेयर टू द डॉलर। तो साउथ कोरिया तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे देश हैं विच आर कॉलिंग अप ईरान, इंक्लूडिंग इंडिया, कि भाई डील कर लो, हमारे टैंकर्स निकलने दो। अब देखो, इसराइल की बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि अब जिस टाइप के वीडियोज़ आ रहे हैं, जिस टाइप का डेवस्टेशन दिख रहा है इसराइल के अंदर, यही देख लो। एंड सबसे पहले तो इसराइल अलाउ कर रहा है आपको ये सब देखना, तो इसका मतलब ये तो थोड़ी मिनिमल डैमेज वाली वीडियो होगी, क्योंकि वहाँ पे जो भी कुछ रिलीज होता है, इसराइल डिसाइड करता है क्या चीज़, किस टाइप के वीडियोस बाहर जाएंगे, किस टाइप के वीडियोस बाहर नहीं जाएंगे। एंड ये जो डैमेज दिख रहा है प्रॉबेबली एक मिसाइल से हुआ होगा, वो क्लस्टर एमिनेशन नहीं, क्योंकि वो तो छोटे छोटे, ऐसे मान के चलो छोटे छोटे हैंड ग्रेनेड्स हो गए जो बर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक मिसाइल में 80 क्लस्टर एमिनेशन निकलते हैं। ये तो एक मिसाइल से इतना नुकसान हुआ होगा। खुद ही देख लो ये वीडियोस जो चल रहे हैं कि कितने सारी मिसाइल्स लैंड कर रही हैं यहाँ पर, एंड ये कोई AI वगैरह नहीं है, अल जजीरा की तरफ से पोस्टेड है। एंड एक दिन में इतनी सारी मिसाइल्स लैंड कर रही हैं जो आपने देखी ओवर द कोर्स ऑफ दिस वॉर, जब 25 दिन हो चुके हैं। बस इमेजिन कर लो कि इनके शहर कैसे दिख रहे होंगे आज के डेट में। एंड मैं कोई ये बहुत उत्साह के साथ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये दुनिया के लिए भी ख़राब है, इस टाइप की डिस्ट्रक्शन कहीं भी होना ख़राब है।
ये बात ज़रूरी है कि कर्मा है, ठीक है, ऑल ऑफ दैट इज़ ट्रू, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। जब मैंने अपने एडिटर को ये क्लिप भेजी, उसने पता है मुझसे क्या बोला? कहता है ये तो लिखा है कि टेल अवीव है, नहीं तो इसको देख के लगता मे बी गाजा है। एंड यही सेम चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि मिसाइल्स अटैक इतने ज़्यादा हो रहे हैं इसराइल के ऊपर, क्योंकि देखो इसराइल के अंदर से तो कोई रिपोर्ट्स आ नहीं रही, तो ये जहाँ से भी रिपोर्ट्स दे रहे हैं, ये वेस्ट बैंक से दे रहे हैं या फिर जॉर्डन से दे रहे हैं या लेबनान से दे रहे हैं। टेल अवीव को बहुत भयंकर अटैक किया गया, डिमोना जहाँ पे इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस एरिया में भी बहुत अटैक्स किए गए, एग्जैक्टली ऑन टॉप ऑफ, मतलब एकदम न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट करके नहीं किया गया है अटैक, उसके आसपास किया गया है अटैक। एटलीस्ट ऐसी इंफॉर्मेशन हमको अवेलेबल। I've seen live video smuggled out, to be sure, because Israel has cracked down on it majorly. And I have seen the damage done to Haifa and the oil facilities there and the port there. I've seen the damage done to Ben Gurion. I've seen the damage done internally to Tel Aviv. I've seen people die on the street running between bomb shelters. So the devastation being wreaked on Israel, despite their blockade of any information getting out, is leaking out. IRGC बोल रही है कि उन्होंने बेन गुरियन एयरपोर्ट को अटैक किया है एंड उन्होंने एडवांस्ड ड्रोन्स यूज़ किए हैं। एंड उनका ये कहना है कि भाई मैरिटाइम एंड ग्राउंड रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे इतने ज़्यादा हैं कि लोग, इनका 90% ऑफ ट्रेड जो है वो थ्रू एयर ही हो रहा है, मतलब एयरलाइंस के थ्रू बाहर से एयरलिफ्ट होके आता है पूरा सामान, चाहे खाने पीने का हो, क्योंकि पोर्ट्स वगैरह तो सब तबाह हैं एंड बेन गुरियन एयरपोर्ट के ही थ्रू होता है। तो उनका ये कहना है कि जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है वो है मेन इकोनॉमिक आर्टरी एंड ड्राइविंग फोर्स। मुझे तो ये इस बात पे सरप्राइज है कि अभी तक ईरान ने बेन गुरियन एयरपोर्ट को डीकमीशन कैसे नहीं किया। या तो तबाही मचाते होंगे वो और फिर उसके बाद रनवेज वगैरह रिपेयर कर देते होंगे, रनवेज वगैरह बहुत जल्दी रिपेयर हो सकते हैं। ईरान लिंक्ड एक हैकिंग ग्रुप है हंडाला ग्रुप, में भी आपने सुना होगा, उन्होंने आके पब्लिश कर दी डिटेल्स, पूरे मैप्स, कोऑर्डिनेट्स, पूरे इजराइल के कहाँ कहाँ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेआउट्स, पूरा पाइप का लेआउट्स, केबल का लेआउट्स, ट्रांसमिशन, सब कुछ। एंड उनका कहना है हमारे पास तो पूरी डिटेलिंग है। ऑफ कोर्स ईरान के पास पूरी डिटेलिंग होगी इनके सारे पावर स्टेशंस की, सारे पावर प्लांट्स की, जितने भी सोलर इंस्टॉलेशंस है उनकी। मैं तो ये कहता हूँ किसी को भी ना देखना पड़े ऐसा दिन। एंड जब गाजा में इस टाइप की तबाही मचाई थी इन्होंने कि पीने को पानी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, एग्जैजरेशन नहीं है, पर जो ट्रंप कह रहा था वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बातचीत तो हो रही होगी कि भाई हम जाके इनके जो लार्जेस्ट पावर ग्रिड है ईरान की उसको उड़ा देते हैं। अगर ऐसा होता है तो ईरान बोल चुका है ऑलरेडी, वो 100% करेगा कि आसपास इजराइल एंड जितनी जीसीसी कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, बहरीन, इनके जाके इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को वो उड़ा देगा। दे डोंट वांट टू डू इट, वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते क्योंकि उससे एक्चुअली लोकल पॉपुलेशन जो है वहाँ पे उनको हार्म पहुंचेगा एंड वो लोग अरबियों को नहीं मारना चाहते, इनफैक्ट वो सिविलियंस को मारना ही नहीं चाहते। तो अगर ये जो पागल जंगली लोग हैं इजरायलीज, अगर ये काबू नहीं आए तो अफसोस दुनिया को ऐसा दिन बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। आई थिंक अगर जहाँ तक इजराइल की बात करें तो इतना छोटा देश है, इन्वेंटेड देश है। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो मुझे तो ऑलरेडी लगता है वहाँ इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया होगा कि इकोनॉमिकली दे आर फिनिश्ड। कोई नहीं रहना चाहेगा ऐसे शहर में जहाँ पे कुछ काम भी नहीं है करने को, जब सब कुछ तबाही हो गया। ऑलरेडी वीडियो सामने आ रहे हैं, दिख रहा है कि ज़ायनिस्ट दे आर फ्लीइंग, ठीक है, अपना शिप्स में बैठ बैठ के दे आर फ्लीइंग। अब हमें नहीं पता कि ये असली हैं या नकली या एआई हैं, क्या है, या ये पुराने वीडियोस हैं जो 12 डे वॉर के टाइम के थे। पर हम ये ज़रूर जानते हैं कि अगर किसी भी इंसान के पास डुअल पासपोर्ट है तो वो एकदम हार्डकोर उस देश का वासी है ही नहीं। अगर वहाँ पे ज़रा भी मौका मिलेगा लोगों को कि मैं यूके चले जाऊँ, अमेरिका चले जाऊँ, फ्रांस चले जाऊँ, जर्मनी चले जाऊँ, जहाँ पे मुझे ये सब मुसीबतें नहीं झेलनी पड़ेगी, तुरंत बैग पैक करके फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में निकल जाएंगे। और वैसे भी इजराइल ने कितना रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है ये मूवमेंट, आप उसी से अंदाज़ा लगा लो कि 100 लोग ये अलाउड हैं एक फ्लाइट में। देखो ये वॉर फैलता जा रहा है, इजरायलीज एकदम रायता फैलाना चाह रहे हैं, पर असली बात यह है कि कोई इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहता इस वॉर में। जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है स्टारमर, वो क्लियरली आके बोल चुका है हमको कोई थ्रेट ही नहीं है ईरान से, कोई थ्रेट नहीं है। डिएगो गार्सिया का बेस अटैक किया, वो कह रहा है किया, बट हमको कोई थ्रेट नहीं है। एंड वो भी फॉल्स फ्लैग हो सकता है क्योंकि ईरान ने तो डिनाई किया है। अब नेतन्याहू को देख लो, इतना डेस्परेट है ये आदमी कि एक तो एआई वीडियोस निकालता रहता है। अब ये तो क्लियर है कि ये जिंदा है, अगर जिंदा है तो आके कर लेना रिकॉर्ड। तू कहाँ घूमता रहता है, इधर इधर है? या तो जा रहा है कि उन लोगों को बोल रहा है कि भाई तुम भी इन्वॉल्व हो जाओ वॉर में,
या इसको लगता है अगर मैं इजराइल में रहूंगा तो मैं बचूंगा ही नहीं, इसलिए घूमता रहता है। एंड इसलिए इस टाइप की ख्याली पुलाव अब ये बनाने लगे हैं कि ईरान की मिसाइल्स तो इतने दूर तक पहुंच जाती हैं तो अब नेक्स्ट पेरिस, लंदन, बर्लिन सबको टारगेट कर सकते हैं। अब इनके ख्याली पुलाव खत्म नहीं होते, इतने बड़े झूठे हैं, इतने बड़े झूठे हैं। पहले कुछ दिनों के वॉर में बोल रहे थे 60% मिसाइल लॉन्चर्स हमने उड़ा दिया, ये कर दिया, कुछ नहीं हुआ है। द ट्रूथ इज देयर इज नो एफिन प्लान, देयर इज नो प्लान। प्लान यही है कि बम बरसाते जाओ ईरान के ऊपर एंड होप करो कि वो सरेंडर कर लेंगे। फिर प्लान ये है कि ग्राउंड ट्रूप्स को भेज देते हैं, अरे भाई सुसाइड मिशन है। एंड इजराइल अच्छे से जानता है कि वो लोग जाके मर जाएंगे। अब जब इतने लोग मर जाएंगे तो अमेरिका क्या करेगा, फिर सीज फायर करेगा? नहीं, और नुकसान हो जाएगा तो और वॉर को एस्केलेट करेगा। एंड लगता है इजरायलीज का तो कोई सीक्रेट प्लान ही है कि भाई तबाही मचा देनी है हर तरफ। पर उस प्लान में मुझे एक फ्लॉ जरूर नजर आता है, सब तरफ तबाही मच जाएगी तो क्या इजराइल बचेगा? तो क्या घंटा बना पाओगे तुम लोग ग्रेटर इजराइल? एंड अगर कुछ भी ऐसा होता है कि जाके भाई खर्ग आइलैंड को कब्जा लो, ये कर लो, देखो कब्जाया नहीं जा सकता। बाय ऑफ चांस कब्जा भी लिया तो उसको रखा नहीं जा सकता। पर अगर ऐसा कर भी लिया तो इकोनॉमिक क्राइसिस तो और बढ़ी जाएगी ना उससे। ईरान क्या शांत बैठेगा? सबसे पहले तो ईरान कहेगा तुमने मेरे यहाँ पे कैप्चर कर लिया, मैं आसपास जितनी एनर्जी फैसिलिटीज है उनको उड़ा देता हूँ। एज अ रिजल्ट ईरान की भी उड़ जाएंगी, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि अगर आप खर्ग आइलैंड जाके कब्जा भी लोगे तो उससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाएगा क्या? नहीं खुलेगा। तो इसीलिए इनका प्लान यही है कि भाई सिविलियन टारगेट्स को स्ट्राइक करते रहो, चाहे उनका कोई ब्रॉडकास्ट टावर हो उसको टारगेट कर दो, होम्स को टारगेट करो, लोगों के घर घर टारगेट करो, पार्क्स को टारगेट करो, ठीक है। यही तबाही मचानी है इन लोगों ने। अब तबाही की बात करनी है तो यूक्रेन को लग रहा था अरे मैं क्यों पीछे हटूं, सब तरफ ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल्स को टारगेट कर रहे हैं, तो उन्होंने भी जाके रशिया के एक ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल को, काफी बड़े ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल को टारगेट कर दिया। अरे भाई कुछ अपने बॉस अमेरिका की भी सुन ले, या तू भी एकदम निकल गया कि नहीं मेरे को तो अमेरिका की नहीं सुननी, क्योंकि वो लोग चाह रहे हैं कि इस टाइप के कोई भी चीजें ना हो। ईरान के सैंक्शन लिफ्ट कर दिए, उनके ऑयल पर जो सैंक्शंस थे वो लिफ्ट कर दिए ताकि प्राइस ऑयल का कंट्रोल में रहे, ग्लोबल इकोनॉमी एकदम तबाह ना हो जाए। तो भाई क्या कर रहे हो ये सब? कोई समझ ही नहीं आ रहा कि सर पैर क्या है इनकी, कोई स्ट्रैटेजी है भी क्या? 80,000 सिविलियन यूनिट्स को हिट कर चुके हैं ये ईरान के अंदर, जिसमें कितने सारे तो हॉस्पिटल्स हैं, एम्बुलेंसेज हैं, मेडिकल सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं। सैड बात ये है कि कोई खास बातचीत चल नहीं रही। बट गुड न्यूज स्पेशली हमारे व्यूअर्स फ्रॉम पाकिस्तान के, पाकिस्तान इज इमर्जिंग एज अ की बैक चैनल। पोटेंशियल जो टॉक्स होंगी यूएस और ईरान के बीच में, वाह यार, मतलब पाकिस्तान की तो काफ़ी जियोपॉलिटिक्स में इमेज काफ़ी उठ गई। भाई देखो जो रियलिटी है वो रियलिटी है, ड्रॉप साइट न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है, पर असली बात यह है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, देयर आर न्यूमरस अदर कंट्रीज, क्योंकि सब लोगों को इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बिकॉज वो लोग रियलाइज़ करते हैं, इंडिया भी रियलाइज़ करता है, सब रियलाइज़ करते हैं कि भाई ये जंग अगर चलती जा रही है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, ग्लोबल इकोनॉमी ख़त्म है। भाई आप अपने रेजिडेंट्स को, जो आपके शहरी हैं, जो आपके सिटीजन्स हैं, उनको भी शांत कब तक रखोगे? जब पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, इजिप्ट और टर्की का भी नाम आ रहा है कि दे आर ऑल्सो सेइंग कि भाई हम होस्ट कर लेते हैं टॉक्स, पर ये सब बंद करो प्लीज़, ये सब बंद करो। पर प्रॉब्लम ये है कि तुम अमेरिका से जितनी बात कर लो, तुमको बात करनी पड़ेगी इजराइल से, क्योंकि अमेरिका नहीं चला रहा ये वॉर, ट्रंप नहीं चला रहा ये वॉर। उसके आ भी जाएंगे वो लल्लो पच्चो, उसका दामाद, जो कि लोग कहते हैं कि नेक्स्ट एप्स्टीन है, अपना जैरेड कुशनर, या वो जायनिस्ट अपना बिल्डर स्टीव विटकॉफ, उनके बात करने से क्या हो जाएगा? ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अनवेरीफाइड है, इसलिए आपको कोई न्यूज़ क्लिप नहीं दिखा रहे हैं उसकी, कि जेडी वैंस भी रहेगा जो वाइस प्रेसिडेंट है। अब ये एक बंदा है, अगर इसकी कुछ चलती हो वहाँ तो, क्योंकि वो जानता है कि जितना लंबा ये वॉर चलेगा, इफ़ नॉट ऑलरेडी उसका पॉलिटिकल करियर अभी नहीं तबाह हुआ तो तबाह हो जाएगा। ट्रंप तो बन नहीं सकता फिर से प्रेसिडेंट, इसको तो बनना है ना प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है आज के डेट में। देखो ऑलरेडी सब तरफ इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक तबाही की न्यूज़ आ रही है, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, ठीक है, इंडिया में भी पेट्रोल के लिए लाइन लगने लगी है, गुजरात में खासतौर पे न्यूज़ आ रही है, और ऊपर से बात क्या हो रही है कि एनर्जी फैसिलिटीज़ को अटैक कर दो। वाह यार, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के 3 हफ्ते बंद रहने से ये हालत है, जब पेट्रोल की रिफाइनरी वगैरह, ये सब जो फ्यूल रिफाइनरीज हैं, गैस प्लांट्स हैं, ये तबाह हो जाएंगी, तो इमेजिन करो स्टोन एज में पहुंच जाएंगे हम। देखो जहाँ तक मेरी समझ है, ये वॉर स्ट्रैटेजी वेस्ट के तरफ से इजरायलीज चला रहे हैं। उनकी वॉर स्ट्रैटेजी क्या रहती है वो हम देख ही रहे हैं, गाजा में हमने देख लिया उनकी क्या वॉर स्ट्रैटेजी है। एंड इस बार तो जो एनिमी है, उनका एनिमी यानी कि ईरान की बात हो रही है, दैट एनिमी इज स्ट्रॉन्ग, उनको दे दे के वो 4 थप्पड़ दे रहा है वो।
तो जब इजरायलीज एकदम डेस्परेट हो जाएंगे तब क्या करेंगे, ये सवाल है, सबके दिमाग में ये सवाल है। एंड ऑलरेडी उनके टीवी न्यूज़ पे तो सब टाइप की बात चली रही है कि ईरान को न्यूक कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। देखो सिचुएशन बुरी हो रही है और जितना लंबा चलेगा सिचुएशन और बदतर होती जाएगी। एंड कोई भी अभी तक तो तरीका नहीं नज़र आ रहा, कोई भी पर्टिकुलर ऑफ रैम्प जो मिल जाए ट्रंप को, इजरायलीज को, कि भाई ये चीज़ ख़त्म करें। शुगर कोट हम नहीं करना चाहते चीज़ें, पर अभी तो असलियत यही है कि कोई ख़ास बातचीत हो नहीं रही है। एंड जब तक बातचीत नहीं होगी ये वॉर ख़त्म नहीं होगा एंड बस एस्केलेशन लैडर बढ़ते जाएगी एंड न्यूक्लियर तक भी बात पहुंच सकती है। जितने एनालिस्ट, जितने एक्सपर्ट्स हैं वो बात करते हैं, सब कहते हैं कि भाई द फर्स्ट वन टू यूज़ अ न्यूक विल बी इजराइल, क्योंकि वो इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाएंगे। Gravely enough, what he said in Hebrew to his entourage of like-minded people about 4 or 5 days ago in a bunker, which was, they will get a big surprise if this keeps up. Words to that effect in Hebrew. They essentially were translated for me as they cannot imagine what I'm going to do to them. Well, there's only one way as a military professional I interpret that. I interpret that as he's going to use a nuclear weapon. एंड ये कोई पहली बार नहीं होगा कि वो ऐसी धमकी दे रहे हैं, 1973 में भी हो चुका है।